ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ देखे थे कि वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है हमें, एंड देन वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर बोथ अ कांस्टेंट फोर्स एंड फॉर अ वेरिएबल फोर्स, वो भी हमने डिस्कस किया था। एंड ये देखा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम रिमेन्स द सेम फॉर बोथ केसेस। ठीक। और लास्टली फिर थोड़ा बहुत कंपैरिजंस देखे थे न्यूटन्स लॉ के साथ और वर्क एनर्जी थ्योरम। हाउ डज इट रिलेट टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, हाउ डज इट रिलेट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक। और फिर पोटेंशियल एनर्जी का हमने डिस्कशन किया था कि पोटेंशियल एनर्जी हर तरह के फोर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है। कुछ स्पेशल क्लास ऑफ फोर्सेज होते हैं जिनके लिए डिफाइंड होता है, जिनको कि हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन हमने अभी तक देखा नहीं था कंजर्वेटिव फोर्स का, वो हम अभी देखेंगे एंड आगे के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहली बात तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है वो हमें देखना है। तो ठीक है, अभी प्रोविजनली आप मान के चलो कि ठीक है हम ऐसे फोर्सेस के बारे में बात करेंगे जो कि कंजर्वेटिव है, तो उनके लिए हम मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। तो ऐसे फोर्सेस के लिए सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। एक्चुअली स्टार्टिंग में डिफाइन नहीं करेंगे, पहले हम ये देख लेते, थोड़ा डेरिवेशन देख लेते कि एग्जैक्टली सिचुएशन कैसा बनेगा। तो पहले एक सेटअप हम मान लेते एक ऑब्जेक्ट है, वो एक डिस्टेंस एक्स पे है, एंड बिकॉज ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स उस पर एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट फोर्स वो थोड़ा डी एक्स डिस्टेंस मूव कर जाता है, मतलब एक्स डिस्टेंस से वो एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे मूव कर जाता है। ठीक। ऐसे में वर्क डन हम निकाल सकते हैं। कितना होगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब इस डेल्टा एक्स को डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हुआ तो। ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर हम 1D मोशन कंसिडर कर रहे हैं तो इन दिस केस डॉट प्रोडक्ट अगर ले भी लेते तो क्या आएगा, एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्रीज। ठीक है। तो वो एफ सी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक। अब इसी केस में वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बताता है कि जो भी वर्क हुआ है, इफ दिस इज द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो जो भी वर्क हुआ है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज equal to change in kinetic energy as per work energy theorem. ठीक। as per work energy theorem this is the change in kinetic energy. फर्दर हमें क्या पता है कि if this force is a conservative force, तो ऐसे में हम इसके लिए एक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, सच दैट अगर ये एक पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो हमें ये पता है कि जो भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वट एवर वर्क इज बीइंग डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। ये रिलेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो ऐसे में एफ सी इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी, ये क्या है, ये तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑल्सो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, पास ये आ रहा है कि माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी वाला नोटेशन यूज़ करने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ठीक है। डी नोटेशन नहीं यूज़ करते हैं, सिंपल डेल्टा नोटेशन ही यूज़ कर लेते हैं, इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, और मेरे को ये भी पता है दैट एफ सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब एफ सी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, और ये चीज़ है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसी चीज़ को यहाँ पे अगर मैं इक्वेट कर लेता हूँ
तो मेरे पास आता है दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखूँ वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये चीज़ ट्रू होती है, द चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। इस चीज़ को मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि टोटल चेंज जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम में हो रहा है वो ज़ीरो है। ठीक, ऐसे भी समझ सकता हूँ इस चीज़ को। तो अब ये जो चीज़ है इसको इंटरप्रेट करने का तरीका ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनिशियली जो भी काइनेटिक एनर्जी था प्लस इनिशियली जो भी पोटेंशियल एनर्जी था वो फाइनली जो भी काइनेटिक एनर्जी है और फाइनली जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर रहेगा। ठीक, तो एक तरीके से ये जो सम है वो कांस्टेंट है और इसी सम को हम डिफाइन कर देते हैं, इसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं, इसी चीज़ को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फिर हमें क्या दिख रहा है कि इफ़ वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑन विच ओनली अ कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग, तो ऐसे में द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज विद टाइम, इट विल रिमेन कांस्टेंट। और यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो इसी चीज़ को हम थोड़ा और प्रॉपरली स्टेट कर सकते हैं। एज अ स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है एग्जैक्टली ये है कि चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज़ ज़ीरो। ठीक है, कब? जब उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड if the forces doing work on it are conserved। ठीक है, और इसी चीज़ को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक, और इसी चीज़ से हमें कुछ और चीज़ें भी पता लगती है। पहली बात तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम और अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, हमने ये देखा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। हमने और फर्दर हमने क्या देखा, ये भी देखा था, ये तो चलो है ही, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। ठीक, और ये उस डेफिनेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके लिए चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो ज़ीरो रहता है। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इज कांस्टेंट ऑलवेज। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। चीफली तीन तरह की डेफिनेशन है। पहला तो जो हमने लास्ट क्लास में ही देखा था कि अ फोर्स एफ एक्स इज कंजर्वेटिव इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी v of x by this relation f is equal to minus dv by dx। ठीक, एक ये रिलेशन होता है। और ये तो चलो लास्ट क्लास में ही देखा था और ये बहुत मैथमेटिकल है, ये हमें फोर्स के फिजिकल नेचर के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो इंस्टेड हम जनरली बाकी ये दो डेफिनेशन यूज़ करते हैं। पहला डेफिनेशन जो दूसरा डेफिनेशन है वो है कि इफ़ अ फोर्स इज़ कंजर्वेटिव इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स, सिर्फ एंड पॉइंट्स पे अगर डिपेंड करता है। ठीक है, और ऐसा क्यों है एग्जैक्टली तो हमने जो अभी डेरिवेशन किया उसमें हमने क्या देखा, जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज़ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, एंड ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हमने देखा था कि दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट इज़ इक्वल टू वी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रही है, ये सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बीच में कैसा भी पाथ ले कहीं पे भी जाए इस चीज़ पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये हमें इस डेरिवेशन से भी हमें एक आइडिया मिलता है इस डेफिनेशन का।
ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, और अगर ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो फिर अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को अगर मैंने सेम कर दिया तो ऐसे में ये जो डिफरेंस है ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये भी एक और डेफिनेशन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का कि अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो। ठीक, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गए तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो वर्क डन विल बी ज़ीरो। ठीक, ये तीन मेन डेफिनेशंस होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। ठीक है, ठीक है, अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमें क्या बता रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ ज़ीरो, या फिर जो भी मैकेनिकल एनर्जी होता है किसी एक सिस्टम का, अगर उस सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही है तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो फ्री फॉल के लिए हम देखेंगे कि ये चीज़ वैलिड है कि नहीं है। कोई चीज़ अगर फ्री फॉल में होती है तो उस पर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और अगर सपोज हमें नहीं भी पता होता तो भी आप अब इस चीज़ को प्रूव कर पाओगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्चुअली ए कंजर्वेटिव फोर्स बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। अगर आपने ये दिखा दिया कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है और ड्यूरिंग दैट मोशन अगर उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है तो फिर आप कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ ग्रेविटी भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, तो सपोज सेटअप ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एक हाइट कैपिटल एच से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी ज़ीरो रही होगी। ठीक है, मैंने ये पोजीशंस मार्क कर दिए कि ए वो वाला पोजीशन है जहाँ से उसको ड्रॉप किया गया है, और फिर बी एक इंटरमीडिएट हाइट वाला पोजीशन है जहाँ पे वो ग्राउंड से सपोज स्मॉल एच हाइट पे है। ठीक, और सी वो पोजीशन है जहाँ पे वो ग्राउंड पे एकदम रीच कर गया है। ठीक, ठीक है, तो ऐसे में मैंने इनको मार्क कर दिया ए बी और सी। ठीक, इनिशियली वेलोसिटी ज़ीरो रही होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ए पे अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं देखता हूँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन कैसे किया है कि अगर जो भी ग्राउंड लेवल है उससे एच हाइट पे अगर मैं जाता हूँ तो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम जी इंटू कैपिटल एच। ठीक, ठीक है, तो एट द पोजिशन ए द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम जी इंटू एच। ठीक, तो अब अगर मैं फुल मैकेनिकल एनर्जी की बात करता हूँ तो द मैकेनिकल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू एम जी एच प्लस ज़ीरो। ठीक है, जो कि एम जी एच के बराबर ही रहेगा। ठीक, ठीक है, अब पॉइंट बी पे देखते हैं। पॉइंट बी इज एट एनी इंटरमीडिएट हाइट एच। ठीक है, इंटरमीडिएट हाइट एच पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज इक्वल टू वी बी बोल देते हैं, वी बी बोल देते हैं या फिर वी एच भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी एट हाइट एच। ठीक, ठीक है, तो इन दैट केस इट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं एम जी इंटू स्मॉल एच लिख सकते हैं, ये हाइट है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम जी एच। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा एट बी, दैट विल बी इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ एम वी एच स्क्वायर। ठीक, अब लास्टली सी पॉइंट पे आ जाते हैं। सी पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तब बी का वी एम जी एच क्यों होगा? एम जी स्मॉल एच क्योंकि ये हाइट एच है ना, ग्राउंड पे ज़ीरो है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन कैसे किया था, हमने ऐसे डिफाइन किया था ना कि ग्राउंड से हाइट एच पे अगर हम जाते हैं तो एम जी एच के बराबर होगा। सर बट वो तो मोशन में है ना, तो उसमें तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। हाँ मोशन में है बट पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो पोजीशन की वजह से होता है ना, किसी भी हाइट एच पे एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों चीज़ें एक्सक्लूसिव तो नहीं होती है, दोनों चीज़ें साथ में भी हो सकती है।
किसी चीज़ को रुका हुआ नहीं रहना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मूव करते वक्त भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। ठीक है, डिफाइन हमने कैसे किया था? हमने ऐसे ही डिफाइन किया था ना कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है एक एच हाइट पे, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन कैसे किया था? हमने डिफाइन किया था कि जितना भी वर्क ग्रेविटी ने किया है उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में उसका नेगेटिव, राइट? पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एच डिस्टेंस मूव करता है अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एम जी, डिस्प्लेसमेंट एच इस डायरेक्शन में है तो एम जी एच कॉस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी इंटू एच, माइनस एम जी एच। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज़ नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी, सो इट इज़ एम जी एच। ठीक, किसी भी हाइट एच पे है तो एम जी एच एनर्जी तो रहेगा ही उसमें। ठीक, ठीक है, क्लियर हुआ या अभी भी कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये सी पॉइंट पे हम देख रहे हैं, सी पॉइंट पे फिर से उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी मान लेते हैं जब वो सी पॉइंट पे आ गया है वो फाइनल वेलोसिटी है, सपोज दिस इज़ v इज़ इक्वल टू वी फाइनल। ठीक है, इनफैक्ट ये सबस्क्रिप्ट ना यूज़ करके मैं एच और ये सब ना यूज़ करके वी बी वी सी ही लिख देता हूँ, v इज़ इक्वल टू वी बी, वी इज़ इक्वल टू वी सी सपोज। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर। ठीक है, सी पे जब तक वो पहुँचा तो अब देखो सी ग्राउंड लेवल पे है। ठीक है, अगर मैंने अपना अगर मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ही ग्राउंड लेवल पे फिक्स कर दिया है तो ये तो ज़ीरो हाइट पे है यहाँ से, तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। ठीक है, तो ऐसे में द काइनेटिक एनर्जी दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर, द पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो हाइट पे है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल एनर्जी देखता हूँ, टोटल एनर्जी नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अगर हमें इनमें से कोई भी रिलेशन नहीं पता होता, अच्छा ठीक है, अभी तो हमने वैसे भी कोई रिलेशन डिराइव नहीं किया है, बट अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को पता है कि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ऐसे में कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब इसका एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। इसका मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे जो भी इसका मैकेनिकल एनर्जी आया है, मतलब ये और ये तीनों बराबर होने चाहिए एज़ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल, क्योंकि ग्रेव इस सिचुएशन में इस बॉल पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करती है देन मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व। ठीक है, ठीक है, बट सपोज़ अगर हमें ये चीज़ नहीं पता होती, ठीक है, ये चीज़ नहीं पता होती, हमें सिर्फ नॉर्मल लॉज ऑफ मोशन पता होते, तो बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन हम क्या कह सकते थे कि ये जो वी सी है वो कितना होगा, बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन ही लॉज ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हमें क्या पता था कि वी सी स्क्वायर माइनस ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स जी टाइम्स एच। तो इससे मेरे को क्या पता लगता है दैट वी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच, ये होता। ठीक है, ये तो चलो हमें पता है ही। ठीक है, बट अभी आप देखो यही चीज़ हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये नोट कर लो जो एनर्जीज़ है ई बी और ई सी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं अभी बताता हूँ। एनर्जी एट ए कितना आया था, इट केम आउट टू बी इक्वल टू एम जी एच। एनर्जी एट बी कितना आया था, इट वॉज mg स्मॉल h प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर।
और एनर्जी एट सी ये आया था हाफ एम वी सी स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे जो मैंने अभी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से वैल्यू निकाली, उस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, तो वी सी मैंने अभी अभी निकाला, दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स जी एच। इस चीज़ को मैं अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो इससे क्या आता है, ई सी एनर्जी एट सी इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ एम इंटू 2 GH। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एम जी एच। तो आप नोटिस करो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, मतलब एनर्जी एट सी इज़ इक्वल टू एनर्जी एट ए। ठीक है, जो कि होना भी चाहिए था एज़ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर हमें ये प्रिंसिपल नहीं भी पता होती तो भी हम देख रहे कि वो चीज़ वैलिड थी। अब इससे हमें ये पता लग रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट सी, इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी था और इस पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो दोनों सेम है। ये तो हमें किनेमैटिक से भी पता लग रहा है और होना भी चाहिए था एज पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक, तो अगर अब हम सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, यूजिंग ओनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट ए हैज़ टू बी इक्वल टू एनर्जी एट बी एज वेल। तो इसका मतलब एम जी इंटू एच शुड बी इक्वल टू एम जी इंटू स्मॉल एच प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो इससे मेरे को क्या पता लग रहा है, दैट वी बी स्क्वायर विल हैव टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स जी एच माइनस एच, या फिर वी बी हम कह सकते हैं दैट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स एच माइनस एच अंडर रूट। ठीक, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव तरीका आ गया किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने का। अदरवाइज तो हम काइनेमेटिक्स से कर ही सकते थे, बट क्योंकि ये बहुत सिंप्लीफाइड सिचुएशन है हम काइनेमेटिक्स से भी कर सकते थे। आगे आप देखोगे कि और भी कुछ ऐसे ज़्यादा थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे आपको काइनेमेटिक्स से डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है ना, उससे आपका आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। ठीक है, एक जस्ट इसके बाद ही एक एग्जाम्पल करेंगे जहाँ पे आप ये चीज़ देखोगे। बट यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ए वाले पॉइंट पे क्या था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, बी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस सम काइनेटिक एनर्जी है, और सी वाले पॉइंट पे ओनली काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, बट इन तीनों पॉइंट्स पे जो नेट एनर्जी है, टोटल एनर्जी वॉज ऑलवेज इक्वल टू एम जी एच, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वॉज ऑलवेज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, तो बेसिकली ए से जब वो स्टार्ट किया तब सिर्फ पोटेंशियल था, बी तक जब आया तब उसने वेलोसिटी गेन की तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, और आगे जाते जाते पूरा पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी में ही कन्वर्ट हो गया, पूरा काइनेटिक एनर्जी बन गया। ठीक, बट थ्रू आउट द जर्नी क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा था इसलिए मैकेनिकल एनर्जी वॉज कॉन्स्टेंट। ठीक, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं कि वी हैव अ बॉब ऑफ मास m विच इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। एक बॉब है, उसको एक स्ट्रिंग से हमने सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, इट इज़ इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट ए। इस पॉइंट पे एक वी नॉट वेलोसिटी दे दी गई है इसको। ठीक है, एक वी नॉट वेलोसिटी हमने दे दिया है इसको। ठीक, और वो वी नॉट वेलोसिटी कितनी है, इट इज़ सच दैट इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, सेमी सर्कल इसने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी, मतलब जब वो सी पॉइंट पे पहुंच रहा है तब वो स्लैक हो जा रहा है। स्ट्रिंग, ये वाला जो स्ट्रिंग है ये स्लैक हो जा रही है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट। हाँ, तो इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी सो दैट ये टॉप तक पहुँच जाए, और दूसरी बात हमें स्पीड निकालना है इंटरमीडिएट पॉइंट्स, नहीं बी पे निकालना है और सी पे भी स्पीड निकालना है, और लास्टली हमें ये निकालना है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज एट बी एंड सी। ठीक, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले
वी नॉट कितना होना चाहिए सो दैट ये पार्टिकल सी तक पहुंच जाए, कितना होना चाहिए। तो पहली बात तो ये, यहाँ पे जो जो फोर्सेस वर्क कर रही है, टेंशन है, ग्रेविटी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक। अब दूसरी बात, ग्रेविटी वर्क कर रहा है, ग्रेविटी के बारे में तो हमें पता है कि ग्रेविटी इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से जो भी वर्क डन है, दैट विल लीड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ग्रेविटी की वजह से जो भी वर्क डन होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्व्ड होगा, ठीक। बट यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी वर्क नहीं कर रहा है, ए पे ग्रेविटी तो है ही बट टेंशन भी है, ठीक। तो अगर टेंशन भी है, टेंशन का हमें पता नहीं है, तो फिर हम डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, ठीक है। बट आप ये चीज़ नोटिस करो, जब भी ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो क्या होगा, कोई भी इंटरमीडिएट पोजीशन ले लो, यहाँ पे ले लो, सपोज बी पे ले लो, टेंशन इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अलॉन्ग द टेंजेंट, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हो टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फिर टेंशन की वजह से जो भी वर्क डन होगा, डॉट प्रोडक्ट जब लोगे तो कॉस 90 डिग्रीज आएगा, तो वर्क डन बाय टेंशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक। ये पॉइंट क्लियर है। जो भी कोई भी पॉइंट पे अगर आप टेंशन देखते हो, कोई भी रैंडम पॉइंट पे अगर आप टेंशन देखते हो, मान लेते हैं ऐसे एक रैंडम पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, इस पर टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द टेंशन होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय टेंशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू टी डॉट डी एक्स डॉट कॉस 90 डिग्रीज। छोटा वर्क निकाल लो, ठीक है, एंटायर वर्क ना देख के एक एलिमेंट, ये छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल लो। छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मैं वर्क निकालता हूँ, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0। तो अगर आप इंटीग्रेट करके टोटल वर्क भी निकालोगे टेंशन का, वो भी 0 आ जाएगा, ठीक। अब इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें पता है कि टेंशन की वजह से जो भी वर्क डन है वो 0 है, तो ऐसे में वर्क डन सिर्फ ग्रेविटी का ही दिखेगा हमें, ठीक। और अगर वर्क डन सिर्फ ग्रेविटी का ही दिखेगा तो इसका मतलब जो भी तो ऐसे में सिर्फ ग्रेविटी का ही वर्क डन दिखेगा। तो अगर सिर्फ ग्रेविटी का ही वर्क डन दिख रहा है तो फिर ऐसे में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज ओनली ग्रेविटी डज वर्क, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकते हैं तो फिर चीज़ें एक एक करके बहुत इजीली आ जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं। इनिशियली एनर्जी कितनी है, ए पॉइंट पे अगर मैं एनर्जी निकालता हूँ, और अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो ये ए पॉइंट है वही मेरा बेस है, ठीक है, मान लेते हैं कि वही मेरा ओरिजिन है, ठीक है। तो ऐसे में यही अगर हाइट 0 है, तो अगर यही h इक्वल टू 0 है, तो फिर b कितने हाइट पे होगा, b होगा हाइट h इज़ इक्वल टू l पे, और c होगा हाइट h इज़ इक्वल टू 2l पे, ठीक। ठीक है, दिस डिस्टेंस विल बी l, दिस विल ऑल्सो बी l, सो दैट c पॉइंट जो है वो 2l हाइट पे है, ठीक है। अब अगर मैं a पे एनर्जी निकालता हूँ और मैंने मान लिया कि ये जो a का पोजीशन है दैट इज़ द पोजीशन ऑफ 0 हाइट, तो ऐसे में द पोटेंशियल एनर्जी एट a विल बी इक्वल टू 0, एंड काइनेटिक एनर्जी हमने इसको v नॉट वेलोसिटी दी है तो ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगा, ठीक। c पे अगर मैं देखूँ, c पे क्या हो रहा है, c पे हम क्या कह रहे हैं कि हमने इसको इतनी वेलोसिटी दी सच दैट ये c तक पहुंचा बस,
बस पहुंचा सी तक, ठीक। तो और सी पे जाके वो स्लैक हो गया। सी पॉइंट पे अगर हम फोर्स देखें तो सी पॉइंट पे फोर्सेस क्या क्या लग रही है, एक एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और हमने कहा कि यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग कनेक्टेड था उसमें टेंशन ज़ीरो है। तो इसका मतलब सी पॉइंट पे सिर्फ ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो इसको सर्कल में मूव करवा रही थी, मतलब सिर्फ एम जी ही है जो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही थी, ठीक। तो ऐसे सी पे अगर मैं देखूँ एट, अच्छा सी पे जाने से पहले ए पे ही देख लेते हैं, ए पे ही देख लेते हैं एक बार, ए पे भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो एट ए एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो टी एट ए माइनस एम जी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ, सॉरी दिस विल बी इक्वल टू नेट टोटल इनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो नेट टोटल इनवर्ड फोर्स कितना है, इनवर्ड फोर्स टी, आउटवर्ड फोर्स एम जी, नेट टोटल इनवर्ड फोर्स इज टी ए माइनस एम जी, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस है एल, एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, ठीक है। तो इससे टेंशन एट ए हमारे पास आ जाता है, दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, ठीक। ठीक है, ये रिलेशन बस अभी इसे ध्यान में रखना है, इसका अभी डायरेक्टली यूज़ नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको हम पॉइंट सी से कंपेयर करते हैं, अगर मैं इसको पॉइंट सी से कंपेयर करता हूँ, सी पे क्या हो रहा है एट सी, सी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी फोर्स लग रहा है और टेंशन ज़ीरो है। तो इसका मतलब जो भी फोर्स है जो इसको एक सर्कल में घुमा रहा था, दैट इज़ एट पॉइंट सी, वो सिर्फ एम जी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ये लिख सकते हैं दैट एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एम वेलोसिटी एट सी, वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ठीक। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी एट सी बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी एट सी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी एल, ठीक है। ये एक चीज़ हमने निकाल लिया कि वेलोसिटी एट सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एल, ठीक। लेकिन हमें इनिशियली हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वी नॉट कितना होना चाहिए सो दैट ये सी तक पहुंच जाए, ठीक है। सी पे अगर टेंशन जीरो है तो हम ये बता सकते हैं कि द वेलोसिटी एट सी हैज़ टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एल, ठीक है। बट बेस्ड ऑन दिस हम ये भी बता सकते हैं कि वेलोसिटी एट ए कितना होगा, कैसे बता सकते हैं, देखो हमने प्रूव कर दिया कि टेंशन की वजह से वर्क डन जीरो है और जो भी वर्क हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो ऐसे में द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। तो मतलब ई एट सी अगर मैं निकालूंगा जो भी आएगा दैट विल हैव टू बी इक्वल टू एनर्जी एट ए, एनर्जी एट सी अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना होगा, तो एनर्जी एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना है, तो देखो ये था मेरा रेफरेंस पॉइंट, ये है मेरा ज़ीरो हाइट वाला लाइन, सी कितना हाइट पे है, ये है 2L हाइट पे, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट इन दोनों के बीच में अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो या निकालो कि कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है, तो आप ये बता सकते हो कि हाँ जो सी पॉइंट है वो बी ए पॉइंट से एम जी इंटू 2L इतना ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करता है, ठीक। तो अगर ये लाइन है ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी तो सी पे पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी इंटू 2L, ठीक। ये हो जाएगा एम जी इंटू 2L प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर, ठीक, हाफ एम वी सी स्क्वायर, तो ये चीज़ आ रही है 2 mgl प्लस 2 mgl प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर, वी सी एम वी सी स्क्वायर कितना है, ये एम जी एल के बराबर है, वैसे भी आप यहाँ से देख सकते हो वी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एल, तो वी सी स्क्वायर हो जाएगा जी एल, ठीक है, एम जी एल बाई टू, तो ये आ जाएगा एम जी एल बाई टू, ठीक। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू 5/2 mgl, ठीक। इसको 2 बोल दो और इसको 1 बोल दो, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है कि
ये जब इस तरीके से मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। तो मतलब ए पॉइंट पे जो भी मैकेनिकल एनर्जी था जो कि ये है, दैट हैज़ टू बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी जो कि ये है। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना, हम बोलेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट सी। एनर्जी एट ए कितना था, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एनर्जी एट सी। एनर्जी एट सी कितना है, वो आया था 5/2 mgl। तो इससे वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा 5gl, या फिर वी नॉट हम बोल सकते हैं डेट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5gl। ठीक, तो वी नॉट का हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। ठीक, तो पहला पार्ट तो हो गया। अब बाकी पार्ट देखते हैं कि और क्या क्या पूछा गया था। हमें ये भी पूछा गया था कि स्पीड्स एट पॉइंट बी एंड सी, बी पे भी स्पीड निकालो। सी पे तो हमने निकाल लिया, ये रूट जी एल के बराबर आ गया। बी पे भी हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बी के लिए हमें बी पॉइंट पे एनर्जी कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो आप सोच के देखो, मान लेते हैं जो ये बी पॉइंट है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी बी थी सपोज। ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर होगा एट पॉइंट बी। दूसरी बात, ये मेरा रेफरेंस लाइन था, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो यहाँ से एल हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी इंटू एल। मतलब बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी इंटू एल। ठीक है, तो नेट टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एल प्लस हाफ एम वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी। ठीक है, इसी चीज़ को प्रॉपरली अगर हम स्टेट करते हैं तो एट बी पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना है, एम जी इंटू एल। काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू एम जी एल प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर, एंड दैट हैज़ टू बी इक्वल टू एनर्जी एट सी। क्यों, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो इसका मतलब एम जी एल प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर विल हैव टू बी इक्वल टू एनर्जी एट सी। एनर्जी एट सी हमने क्या निकाला था, 5/2 mgl। ठीक है, तो इससे वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, वी बी स्क्वायर अगर आप यहाँ से निकालोगे, हाफ वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5/2 माइनस जी 5/2 जी एल माइनस जी एल। तो ये हो जाएगा 3/2 जी एल। ठीक है, वी बी स्क्वायर हो जाएगा 3/2 जी एल, मतलब हाफ वी बी स्क्वायर हो जाएगा 3/2 जी एल, और वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 जी एल। तो इससे वी बी की भी वैल्यू आप निकाल लोगे, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 जी एल। ठीक है, तो हमने हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लिया है। और क्या पूछा गया है हमसे, हमसे ये भी पूछा गया व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज एट बी एंड सी। तो अगर वेलोसिटीज़ पता है तो काइनेटिक एनर्जीज का भी रेशियो हम निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि ये नोटिस करने वाली बात है, ये जिस तरीके से सर्कल में मूव कर रहा है ना, ये एक वर्टिकल सर्कल है। ठीक है, हर पॉइंट पे फोर्सेस चेंज हो रही है, ग्रेविटी इज़ सेम थ्रू आउट, बट जो टेंशन है वो हर पॉइंट पे अलग होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो टेंशन वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखा था कि टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल। अगर आप चाहो तो टेंशन का भी आप रेशियो निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए तीनों के इक्वेशन हमें लिख के एक बार देखने पड़ेंगे, वो भी एक बार करके देखते हैं। ठीक है, बट फॉर नाउ ये समझो, वेलोसिटीज़ हमने तीनों पॉइंट पर निकाल लिया। ठीक है, वेलोसिटीज़ क्या क्या आई, वी ए आया हमारा विच इज़ इक्वल टू वी नॉट जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 5 जी एल, वी बी सॉरी 3 है, वी बी आया स्क्वायर रूट ऑफ 3 जी एल, और वी सी आया स्क्वायर रूट ऑफ जी एल। ठीक, काइनेटिक एनर्जीज़ का अगर आप रेशियो निकालोगे तो स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी एट ए अगर आप निकालोगे वो एम हाफ एम वी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 5/2 जी एल। काइनेटिक एनर्जी एट बी हो जाएगा 3/2 जी एल, और काइनेटिक एनर्जी एट सी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट सी आ जा रहा है जी एल बाई टू।
रेशियोज़ भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आप ये भी चाहते हो साथ में कि टेंशन भी हम निकाल लें, तो फिर आप देखो पॉइंट ए पे क्या हो रहा है। पॉइंट ए पे टेंशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, एम जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये ए पे है। बी पे अगर आप देखोगे, बी पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये है वी बी का डायरेक्शन, ये है टेंशन एट बी, और एम जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और सी पे अगर आप देखते हो, सी पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सी पे ऑब्जेक्ट ऊपर है, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और टेंशन एट सी ज़ीरो है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, टेंशन एट सी इज़ ज़ीरो। तीनों के लिए अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो ए के केस में क्या हो रहा है, टी ए माइनस एम जी, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है सर्कल में, ये रेडियस एल है, तो मतलब जो नेट इनवर्ड फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। बी पे अगर हम देखें तो जो भी सर्कल में मूव कराने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ टेंशन है, तो सिर्फ ये टेंशन एट बी इज़ प्रोवाइडिंग एम वी स्क्वायर बाई एल, टेंशन एट बी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। और जो पॉइंट सी है, सी पे क्या हो रहा है, टेंशन ज़ीरो है, तो जो भी डाउनवर्ड फोर्स है, ये ग्रेविटी वाला फोर्स है, सिर्फ वही इसको सर्कल में मूव करा रहा है, तो एम जी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल लिखोगे, एम जी इज़ इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ठीक। बट एनीवे यहाँ पे हमें पता था कि टेंशन एट सी इज़ ज़ीरो, ये तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे देखो, इससे हमें क्या पता लग रहा है, दैट टेंशन एट बी इज इक्वल टू वी बी, हमने क्या निकाला, वी बी अभी अभी हमने निकाला था, कितना आया था, वी बी केम आउट टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 GL, ठीक है। तो वी बी स्क्वायर विल बी 3 GL, तो एम इंटू 3 GL डिवाइडेड बाई एल, ठीक। तो टेंशन एट बी कितना आ रहा है, 3 टाइम्स एम जी, दिस इज द टेंशन एट बी, ठीक। टेंशन एट ए अगर हम देखना चाहते हैं तो कितना होगा, टेंशन एट ए इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई एल। ए पे वेलोसिटी हमने कितनी निकाली थी, स्पीड कितनी निकाली थी, वो ए पे स्पीड आया था स्क्वायर रूट ऑफ 5 GL, तो एम इंटू 5 GL डिवाइडेड बाई एल, ठीक। तो ये आ जाएगा 5 mg प्लस एम जी, 6 mg के बराबर आ गया टी ए। तो आपको ये देख जाना चाहिए कि टेंशन हर पॉइंट पे सेम नहीं है, टेंशन एट ए इज़ इक्वल टू 6 mg विच इज़ ग्रेटर देन टेंशन एट बी which is equal to 3 mg which is again greater than tension at C which is equal to 0। तो हमने टेंशन भी हर एक पॉइंट पे निकाल लिए, ठीक, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ लो इसमें से। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स इज़ ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, बट ये वेरिएबल होता है। ग्रेविटी हमने देखा, अभी तक हमने कौन सिर्फ ग्रेविटी ही देखा है जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, बट ग्रेविटी की खास बात ये है कि वो हर पॉइंट पे सेम फोर्स लगता है, ठीक। तो इट इज़ अ फिक्स्ड कंजर्वेटिव फोर्स एटलीस्ट जब तक हम सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं, ठीक। बट अभी ये जो हम नया फोर्स देख रहे हैं स्प्रिंग फोर्स, ये एक वेरिएबल फोर्स होगा और ये कंजर्वेटिव भी है। कंजर्वेटिव क्यों है, चलो अभी आप फेस वैल्यू पे मान लो, बट हम आगे ये चीज़ प्रूव करके भी दिखाएंगे कि ये एक्चुअली एक कंजर्वेटिव फोर्स भी है, ठीक है। तो सर ये पार्ट रोटेशनल में भी है क्या? कौन सा पार्ट, ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी वाला? वो तो हर पार्ट पे हर चीज़ पे ही आ सकता है, वो ग्रेविटेशन में भी आ सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक। ठीक है, तो देखो स्प्रिंग फोर्स होता है कि एक स्प्रिंग है, उसको अगर हमने कंप्रेस किया
या फिर एक्सटेंड किया, तो ऐसे में ये जो फोर्स, ये जो स्प्रिंग है, ये एक रिस्टोरेटिव फोर्स लगाता है। रिस्टोरेटिव का मतलब अगर हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये खुद को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो अगर हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर हमने इसको कंप्रेस किया तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। एंड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन इट वॉज फाउंड कि जो भी ये फोर्स लगता है, वेदर इट इज़ इनटू या फिर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, दोनों केसेस में जो फोर्स लगता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। तो सपोज अगर सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास एक ब्लॉक है दैट इज़ कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग एंड whose अदर एंड इज़ कनेक्टेड टू अ वॉल, ठीक है। अब इस ब्लॉक को अगर मैंने x यूनिट्स डिस्प्लेस किया किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, इफ़ x इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, देन जो भी ये स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है ना, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने इसको अंदर की तरफ कंप्रेस किया तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, अगर मैंने इसको बाहर की तरफ खींचा तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक माइनस साइन दे देते हैं, और ये प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाते हैं तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ रहा है ना, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक। और ये जो रिलेशन आया एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसी को हुक्स लॉ कहते हैं, ठीक है। ये तो स्प्रिंग फोर्स की प्रॉपर्टी होगी। यहाँ तक अभी हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो कि इसको कंजर्वेटिव बताता है या इसके कंजर्वेटिव नेचर के बारे में कुछ डिटेल्स देता है, ठीक है। ठीक है, बिफोर वी गो एनी फर्दर, पहले एक बार ये देख लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट एग्जैक्टली इसके यूनिट्स क्या है। तो यूनिट्स आप बहुत इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके डायमेंशन क्या होंगे। डायमेंशन ऑफ के क्या होगा, डायमेंशन ऑफ के इट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल, कितना आ रहा है एम टी माइनस टू। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। यूनिट्स अगर आपको देखने तो यूनिट्स आप कैसे देख सकते हो, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, तो के का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो जो यूनिट्स हैं ये होते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स, ठीक। हाँ, अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के की वैल्यू कम होगी, के अगर स्मॉल होगा, तो फिर हम कहते हैं दैट स्प्रिंग इज स्टिफ, सॉरी, अगर के की वैल्यू स्मॉल होती है तो फिर हम कहते हैं कि द स्प्रिंग इज सॉफ्ट, और अगर के की वैल्यू लार्ज होगी तो हम कहते हैं कि द स्प्रिंग इज स्टिफ, ठीक। ठीक है, अच्छा, अब अगर देखो मैं इस स्प्रिंग को अगर, ठीक है, थोड़ा हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि वर्क डन कितना होगा अगर स्प्रिंग को मैंने कुछ एक डिस्प्लेसमेंट दिया, थोड़ा बहुत हमने उसको अगर कंप्रेस किया या थोड़ा बहुत हमने उसको स्ट्रेच किया, ठीक है। तो सपोज़ मैंने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, ठीक। मान लेते हैं मैंने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, मान लो इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर दिया, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव कर दिया, ठीक। इतना मैंने मूव कर दिया इसको एक्स डिस्टेंस, ठीक। मतलब ये स्प्रिंग भी खुद भी थोड़ा एक्स डिस्टेंस मूव कर गया होगा, ठीक। अब जब मैंने इसको एक्स डिस्टेंस थोड़ा स्ट्रेच कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक। तो माइनस पे वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे समझ लो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड के एक्स होगा बट ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऐसे में अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वो कितना होगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, क्या मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, नहीं निकाल सकता, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस कब होता है, जब एफ इज़ अ
एफ इज़ अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक। अगर एफ खुद डिस्टेंस के साथ वैरी कर रहा है तो फिर मैं इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकता। इफ़ एफ इज़ अ वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, ठीक। इंटीग्रेशन से हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने पहले ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट था, पहले एकदम कोई स्ट्रेच नहीं किया, कोई कंप्रेस नहीं किया, और उससे मैंने उसको फिर तो हाँ ये जो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग पे, हाँ उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल तो कर सकते इजीली हैं। निकल सकता है ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करेंगे फिर एरिया अंडर ग्राफ ग्राफ निकाल लेंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक। उससे भी आप कर सकते हो, वो भी हम करके देखेंगे। पहले आप ये भी देख लो कि अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करके करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं पहले कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था और फिर उसके बाद मैंने उसको एक्स डिस्टेंस मूव कर दिया, ठीक है। तो अगर बेसिक से सोचे, एकदम बेसिक से अगर मैं सोचता हूँ तो करने का तरीका ये रहता है कि मान लेते हैं ये जो ब्लॉक था, पहले ये जो ब्लॉक था, मान लेते हैं कि मैंने इसको खींचा और खींच के लेट्स से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। मान लेते हैं ये अभी जो मैंने ड्रॉ किया है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ऑलरेडी, एक्सटेंड कर दिया ऑलरेडी, ठीक। मान लेते हैं ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्टेंस दूर मूव कर चुका है। उसके बाद मैंने उसको हल्का सा और एक्सटेंड किया, हल्का सा और एक्सटेंड किया, यहाँ से डी एक्स डिस्टेंस और मूव किया इसको, ठीक है। मान लेते हैं मैंने इसको डी एक्स डिस्टेंस और मूव कर दिया, ठीक। डी एक्स डिस्टेंस और मूव कर दिया, तो डी एक्स डिस्टेंस इतना छोटा होगा कि इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट में जो भी फोर्स वर्क कर रहा है इस ब्लॉक पे वो चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इस पॉइंट पे भी जो इनवर्ड फोर्स था, स्प्रिंग का फोर्स था, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस नहीं, आप मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख लो, के एक्स है, और जो ये थोड़ा सा मूव कर गया, डी एक्स डिस्टेंस मूव कर गया, तो इस पॉइंट पे भी इस ब्लॉक पे फोर्स जो लग रहा है वो के एक्स ही होगा, एफ स्प्रिंग इज स्टिल इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ पे आप वर्क डन निकाल सकते हो, वर्क डन, ये जो डी एक्स डिस्टेंस मूव करने में जो थोड़ा सा वर्क हुआ है दैट इज इक्वल टू फोर्स कितना है के एक्स, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी एक्स, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्रीज, है ना। डी एक्स इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, डी एक्स इस डायरेक्शन में हुआ है, ठीक। सेटअप समझे ना। मान लेते हैं कि मैं इस चीज़ को खींच रहा हूँ और किसी एक पर्टिकुलर कंप्रेशन या किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद मैंने उसको, एक्स डिस्टेंस के बाद मैंने उसको डी एक्स डिस्टेंस से और उसको स्ट्रेच कर दिया। तो ऐसे डी एक्स डिस्टेंस से स्ट्रेच करने में इफ़ माई डी एक्स इज़ वेरी स्मॉल फोर्स वुड नॉट हैव चेंज्ड, और ऐसे में मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ द एंगल इन बिटवीन देम। तो ये डी एक्स डिस्टेंस मूव करने में जो वर्क हुआ है। अब अगर मैंने इसको ज़ीरो से लेके कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तक अगर मैं इसको खींचता हूँ तो ऐसे में मैं वर्क निकाल सकता हूँ, कैसे, बाय इंटीग्रेटिंग दिस। ऐसे जो छोटे छोटे डी एक्स डिस्टेंसेस मूव करके जो जो वर्क हो रहा है उन सब वर्क को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास नेटवर्क आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग को जो है ना, स्प्रिंग को ज़ीरो से लेके एक्स एम डिस्प्लेसमेंट तक या एक्स एम डिस्टेंस तक हमने स्ट्रेच किया है। तो ऐसे में वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग डी डब्ल्यू फ्रॉम ज़ीरो से लेके एक्स एम तक। तो इंटीग्रेटिंग, अच्छा ये चीज़ कितनी है, के एक्स इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180, मतलब माइनस के एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स फ्रॉम ज़ीरो टू एक्स एम, ठीक। दिस इज़ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। तो कितना आ रहा है ये माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, ज़ीरो से लेके एक्स एम तक, मतलब माइनस के एक्स एम स्क्वायर बाई टू। मतलब हमें क्या पता लगा कि अगर हमने इस चीज़ को स्ट्रेच किया है टू अ डिस्टेंस एक्स एम, वर्क डन विल बी माइनस के एक्स एम स्क्वायर बाई टू, ठीक। ये तो चलो हमने कैलकुलेशन निकाला।
अब इसी चीज़ को आप कह रहे हो कि एरिया के टर्म्स में अगर हम समझना चाहते हैं तो एरिया के टर्म्स में भी हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। कैसे? आप सिंपली ग्राफ बना दो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना दो, ठीक है। फोर्स का नेचर हमें पता है कि एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब अगर मैंने वाई एक्सिस पे फोर्स को प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया, देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक, ऐसा एक लाइन बनेगा, ठीक। हमें अगर वर्क डन निकालना है फॉर एनी कंप्रेशन या एनी एक्सटेंशन, तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये एक्स एम था, यहाँ तक स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर दिस ग्राफ। दूसरी बात, एरिया अभी एक्स एक्सिस के नीचे है तो वर्क डन भी नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा, एरिया कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, बेस है एक्स एम, इंटू हाइट, हाइट, अब हाइट कैसे निकालोगे, हाइट के लिए आप अब देखो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू, वाई एक्सिस पे तो आप फोर्स प्लॉट कर रहे हो, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू एक्स एम है, दिस पॉइंट इज़ व्हाट, दिस पॉइंट इज़ 0 कॉमा एक्स एम कॉमा 0, ठीक है। एक्स एम पे फोर्स का वैल्यू कितना होगा, माइनस के एक्स एम, ठीक। तो ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट विल बी एक्स एम कॉमा माइनस के एक्स एम, मतलब कि ये जो हाइट है वो के एक्स एम है, तो ये के एक्स एम से मल्टीप्लाई कर दोगे, और एक माइनस साइन आपको लेना पड़ेगा क्योंकि एरिया इज़ अंडर दी एक्स एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको जो वर्क डन मिल रहा है माइनस के एक्स एम स्क्वायर बाई टू, यहाँ से भी सेम चीज़ मिल रहा है, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हमने इसको एक्सटेंड किया एक्स एम से या फिर हमने इसको कंप्रेस किया एक्स एम से तो भी वर्क डन सेम आएगा, ठीक है। बस ये है कि इस केस में अब यहाँ पे जो एक्स एम है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये जो है ये पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है एरिया विल कम आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमने वर्क डन का हमने एक तरीके से फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक। कुछ यहाँ पे कुछ अगर डाउट हो तो पूछ लो आप। क्लियर है ये सारा? हेलो? हाँ सर। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल लिया कि अगर हमने एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तक स्ट्रेच किया है या कंप्रेस किया है तो वर्क डन कितना होगा। बोथ केसेस में वर्क डन विल बी माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इसको एक किसी एक डिस्प्लेसमेंट से एक और डिस्प्लेसमेंट तक ले जाता हूँ, मतलब इनिशियली एक्स आई था और फाइनली एक्स एफ हो गया, तो फिर वर्क डन कितना होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। सिर्फ ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, या फिर आप एरिया के टर्म्स में अगर आप समझते हो तो ये चीज़ ऐसा होगा, इनिशियली कुछ एक डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स आई और फाइनली कुछ एक डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एफ। तो इस वाले ट्रेपेजियम में जितना भी एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन, वो भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। एंड वो एक्चुअली आ जाएगा के एक्स आई स्क्वायर बाई टू माइनस के एक्स एफ स्क्वायर बाई टू, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो अगर आप उसको इंटीग्रेट करके देखना चाहो तो भी देख सकते हो। मान लेते हैं अगर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को इनिशियली एक्स आई था उससे एक्स एफ तक ले गए, ठीक है। ऐसे में वर्क डन विल बी बाय द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फ्रॉम एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक माइनस के एक्स डी एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। तो ये आ जाएगा माइनस के, माइनस को आप अगर अंदर ले जाओगे, अंदर आ रहा है एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर
बाई टू, माइनस अगर आप अंदर ले जाते हो तो इनिशियल वाला पार्ट आगे आ जाएगा, इट विल बिकम के एक्स आई स्क्वायर बाई टू माइनस के एक्स एफ स्क्वायर बाई टू। ठीक, अब आप देखो यहाँ से मेरे को क्या पता लग रहा है, ये पता लग रहा है कि अगर मैंने किसी एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक ले गया, देन द वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। बीच में क्या हो रहा है उस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, कि बीच में अगर मैंने थोड़ा बहुत कंप्रेस या एक्सटेंड किया कैसे भी, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट, मतलब तब इससे हमें क्या पता लग रहा है, दैट वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। जब भी वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, तो इसका मतलब क्या होता है, दैट द फोर्स इज कंजर्वेटिव। इसका मतलब जो ये स्प्रिंग फोर्स है इज कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इनिशियली मैंने आपको बोला था कि इस चीज़ को फेस वैल्यू पे ले लो, अभी आप इस चीज़ को, अभी हमने ये चीज़ वेरीफाई भी कर दी कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए और क्या डेफिनेशन होता है, ये भी होता है कि क्लोज लूप में या क्लोज पाथ में वर्क डन इज ज़ीरो। तो फर्दर अगर आप देखो तो अगर एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ अगर आप ले लो तभी तो क्लोज पाथ होगा ना, कि मतलब आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और फिर उसको वापस ले आए। तो अगर एक्स आई और एक्स एफ बराबर हो जाएंगे तो ऐसे में वर्क डन बाय द स्प्रिंग दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, क्लोज पाथ में वर्क डन ज़ीरो है, क्लोज पाथ वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी हमें ये बताता है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। ठीक, तो ये एक तरीके से प्रूफ हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर ये, अब हमें ये पता लग गया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब इसके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी भी एसोसिएटेड होगा। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को अब हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हम कभी भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते किसी एक पॉइंट का। हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रिलेशन क्या था, इफ़ अ फोर्स इज कंजर्वेटिव देन हम इसको माइनस डी वी बाई डी एक्स करके लिख सकते हैं। माइनस डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। ये डेल्टा है, मतलब जो फोर्स है ना, इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके एफ सी इंटू डेल्टा एक्स लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। ये जो है ये वर्क डन है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इक्वेशन में आता है, कभी भी एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता है। तो ये चीज़ हमेशा हमारे ऊपर होती है कि हम किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो ले रहे हैं, क्योंकि जो भी हमें दिखता है, जो भी हमें इक्वेशंस में मिलता है वो वर्क डन होता है, और वर्क डन एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताता है, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताता है। तभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आपने देखा होगा, जैसे पिछले एग्जाम्पल में, कि मैं खुद चूज़ कर रहा था कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। वो चॉइस मेरे पे है, मैं कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मान सकता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ ये है कि अगर मैं उस पॉइंट से किसी भी हाइट एच पे अगर जा रहा हूँ ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो हमेशा एम जी एच के बराबर होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी आप देखोगे कि हम जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे तो कुछ कन्वेंशन होता है कि हाँ, पहला कन्वेंशन यहाँ पे ये होगा कि हम मान लेंगे वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी of a spring to be zero when block and spring system is in the equilibrium position। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम मतलब जब नेट फोर्स जीरो है, ब्लॉक पे, स्प्रिंग पे, सब पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो कब होता है, जब बिल्कुल भी उसको स्ट्रेच नहीं किया गया हो या बिल्कुल भी उसको कंप्रेस नहीं किया गया हो, और उसी पोजीशन को हम मानते हैं द पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, और इन जनरल कोई भी और पोटेंशियल पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है,
कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मान लेते हैं जो स्प्रिंग है उसको मैंने एक्स आई अमाउंट डिस्प्लेस किया है, स्ट्रेच किया हो या कंप्रेस किया हो वो आप पे। ठीक है, तो ऐसे में जो पोटेंशियल एनर्जी एट मतलब स्प्रिंग को अगर मैंने ज़ीरो से एक्स आई तक मूव किया, ठीक है, स्प्रिंग पहले ज़ीरो पे था, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कुछ स्ट्रेच नहीं हुआ, फिर मैंने उसको एक्स आई यूनिट स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करने लगूँ, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे v एट ज़ीरो, वो अभी अभी हमने डिफाइन किया है, कितना होगा? ज़ीरो। v एट एक्स आई अब हम कैसे निकालेंगे? तो वो हम ऐसे निकालेंगे इस रिलेशन को यूज़ करके, दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से यहाँ मतलब ज़ीरो से एक्स आई में जाने में, ज़ीरो से एक्स आई में जाने में वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। अब देखो वी ज़ीरो तो हमने डिफाइन कर दिया ज़ीरो है, तो वी एक्स आई यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वी एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी के एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि हमने ये चीज़ अज्यूम किया है, ये चीज़ हमने बाय कन्वेंशन माना है। एक्चुअली हमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मिलता है, किसी एक पॉइंट को पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से किसी एक पॉइंट को डिफाइन कर दे कि हाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो मैं किसी भी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को डिफरेंस पता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको मान के चलना है, दैट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स आई वेदर इट बी कंप्रेशन और एक्सटेंशन, दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब इस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करके देख लो। अगर आप अभी डी वी बाई डी एक्स निकालना चाहते हो, माइनस डी वी बाई डी एक्स अगर आप निकालते हो, अगर वाकई में ये फोर्स कंजर्वेटिव होता तो फिर माइनस डी वी बाई डी एक्स से मेरे को फोर्स का फॉर्मूला मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स अगर मैं करता हूँ तो ये क्या है? माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ये कितना आ रहा है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? टू एक्स। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एक्स जो कि स्प्रिंग फोर्स है। तो ये भी हमें बताता है कि हाँ स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। ठीक है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब मान लो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में अगर मेरे को थोड़ा बहुत रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये चीज़ तो हमने प्रूव कर दिया कि जो ये फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ यही फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका हमेशा नेट टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग था मेरे पास, ठीक है, वो पहले इक्विलिब्रियम पे था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, रेस्ट पे था, सब कुछ ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया किसी एक डायरेक्शन पे। ठीक है, मान लो मैंने उसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया सच दैट वो अब मान लेते हैं मैंने उसको इतना एक्सटेंड कर दिया, ये मैंने इसको एक्सएम डिस्टेंस एक्सटेंड कर दिया। ठीक, एक्सटेंड कर दिया, फिर अब अगर मैं इस पॉइंट पे इसको छोड़ता हूँ तो क्या होगा, इसका मोशन कैसा होगा? तो मैंने इसको एक्सटेंड किया है और फिर यहाँ पे अगर मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? रिस्टोरेटिव फोर्स है, अंदर के साइड में लग रहा है, तो इसका भी मोशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक,
यहाँ पे आके अगर मैं इस चीज़ को रिलीज़ करता हूँ, मोशन अंदर के डायरेक्शन में होगा, मतलब ये जैसे जैसे अब इस पोजीशन तक आएगा, अपने प्रीवियस पोजीशन तक आएगा, तब तक उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी। ठीक, यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी है 0। ठीक, अब जब मैंने इसको छोड़ दिया तो जब तक ये अपने प्रीवियस पोजीशन पे आएगा इट विल हैव गेन्ड सम वेलोसिटी। ठीक, तो यही चीज़ जब अपने प्रीवियस पोजीशन पे वापस आएगा इट विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव इनवर्ड्स, और इस पोजीशन पे जब तक आएगा वापस तब तक उसकी वेलोसिटी नॉन ज़ीरो रहेगी और वेलोसिटी होगी भी इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? तो अब देखो यहाँ पे मेरे को पता है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ठीक है, तो लेट मी कॉल दिस पॉइंट ए एंड लेट मी कॉल इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो देखो एट ए ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट, उसी पॉइंट पे मैंने उसको रिलीज़ किया है, तो काइनेटिक एनर्जी इज़ 0, पोटेंशियल एनर्जी इज़ हाफ के एक्स एम स्क्वायर, क्योंकि वो एक्स एम यूनिट्स एक्सटेंड हो रखा है। ठीक, तो नेट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ठीक, बी पे अब देखते हैं बी पे क्या होगा। एट बी जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी वी बी है, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो अपने इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे आ गया है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स इज 0, और नेट टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी बी स्क्वायर फिर। ठीक है, बट सिंस ये इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल हम कह सकते हैं दैट एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। इसका मतलब हाफ एम हाफ के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। ठीक, तो इससे मेरे को वेलोसिटी एट बी कितना मिल रहा है, वेलोसिटी एट बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम टाइम्स एक्स एम। ठीक, तो इस तरीके से मैं निकाल भी सकता हूँ वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, अच्छा एक और बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब हो क्या रहा है, जैसे जैसे ब्लॉक यहाँ से, जब मैंने इस ब्लॉक को पहले तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे था रेस्ट पे था तब कुछ एनर्जी नहीं है, फिर मैंने इसको खींचा तो मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ ना दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब तक ये इस पॉइंट पे आया तो इसमें मैंने जितना भी वर्क किया दैट गेट्स स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, फिर मैं जब इस चीज़ को रिलीज़ करूँगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। ठीक, मैंने इसको जैसे ही छोड़ा धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। ठीक, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम रही है और वैसे वैसे ही वेलोसिटी भी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाता है ना तब उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, 0 के बराबर है। तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम था। बी पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। एक जनरल एक्सप्रेशन अगर आप लिखना चाहते हो कि मान लेते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो कि ठीक है एट एनी डिस्प्लेसमेंट, एट एनी इंटरमीडिएट डिस्प्लेसमेंट अगर आप सोचते हो, ठीक है, तो एट एनी डिस्प्लेसमेंट, एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं, एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन x, जहाँ पे x है 0 और x मैक्सिमम के बीच में। ठीक है, तो
ऐसे में जो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वो तो चलो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा ही। जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अगर आपको लिखना है वो कैसे लिखोगे? तो देखो, आपको ये पता है कि नेट टोटल एनर्जी जो है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू हाफ, नेट टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। नेट टोटल एनर्जी आया कितना था हमारा, यहाँ पे देखो, नेट टोटल एनर्जी ए पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, बी पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। दोनों केसेस में नेट टोटल एनर्जी इज़ हाफ के एक्स एम स्क्वायर, और ये इसके बराबर होगा। वी बी की वैल्यू अगर आप पुट करके देखते हो तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर ही आता है। यही नेट टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो नेट टोटल एनर्जी इज़ हाफ के एक्स एम स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो ये है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी एज सम फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए भी एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप इस चीज़ को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप इसको ऐसे सोच लो, हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक तरीके से सम कांस्टेंट 1 माइनस सम कांस्टेंट 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ इस ब्लॉक का जो मोशन हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा खींचा और फिर इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, फिर उसके बाद रुकेगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी अब भी इनवर्ड्स है, बट अब फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो ऐसे में ये चीज़ स्टिल आगे मूव करती जाएगी बट उसकी स्पीड अब धीरे होने लगेगी। फिर ये अंदर तक जाएगा, कितना अंदर तक जाएगा, कितना कंप्रेस होगा, जितना आपने एक्सटेंड किया था उतना ही कंप्रेस हो जाएगा इफ़ द फ्लोर इज़ फ्रिक्शनलेस, ठीक। और इस पोजीशन पे जाके रुकेगा। अच्छा, एग्जैक्टली ये इस तरीके से क्यों मूव करता है ये हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप इस चीज़ को मान के चल सकते हो कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन होगा तो ऐसे में अगर आपको वेरिएशन ऑफ एनर्जी देखना है कि एनर्जी किस तरीके से वेरी कर रही है, तो देखो आपको ये पता है कि जो एक्स है वो 0 से एक्स एम में वेरी करेगा, 0 से एक्स एम में, और फिर उसके बाद ओवरशूट कर जाएगा, तब ये इधर आएगा, इधर जाके मैंने उसको छोड़ा, अंदर की तरफ मूव करेगा, यहाँ रुकेगा, फिर उसके बाद और अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ रुकेगा, कितने अंदर तक जाएगा, माइनस एक्स एम डिस्टेंस तक अंदर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में आप अगर ये लिखना चाहते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे वैरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। पोटेंशियल एनर्जी वेरीज लाइक दिस, हाफ के एक्स स्क्वायर है, एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, ठीक है। ठीक, इस टाइप का एक ग्राफ बनेगा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मैक्सिमम कब होगा, जब उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मतलब जितने डिस्प्लेसमेंट तक हमने उसको खींचा उतने तक। तो दिस पॉइंट विल बी एक्स एम, दिस पॉइंट विल बी माइनस एक्स एम। काइनेटिक एनर्जी का क्या सीन है, काइनेटिक एनर्जी इज सम कांस्टेंट माइनस अनदर कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसका एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर, वी बी की वैल्यू पुट करोगे तो वो हाफ के एक्स एम स्क्वायर के बराबर ही आ जाता है। मतलब ये जो हाइट है, मैक्सिमम वैल्यू जो है काइनेटिक एनर्जी की वो भी इतनी ही होगी जितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये है एक्चुअली आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये है कितना, इट इज़ इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर के बराबर है। और यही आपका टोटल एनर्जी भी होगा क्योंकि टोटल एनर्जी इज़ नॉट चेंजिंग। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है एट ज़ीरो। ज़ीरो पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे आ रही थी। काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से वैरी करता है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एक तरीके से चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एनर्जी
और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ठीक, ये हो जाएगा एनर्जी और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ठीक है, कुछ पूछना है आपको इसमें से? हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ, क्लियर है ये आपको? ठीक, ठीक है। तो अभी कंक्लूड करते हैं सेक्शन को थोड़ा ये डिस्कशन करके कि कंजर्वेटिव फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या रिलेशन रहता है। पहली बात तो ये कि आपने ये पूरे डिस्कशन में देखा होगा कि टाइम इस रिलेशन में आ ही नहीं रहा है कहीं पे भी। ठीक, कि अगर मैं इस स्प्रिंग के लिए देखता हूँ कि हाँ किस टाइम पे कितना उसका कंप्रेशन है, किस टाइम पे कितना उसका एक्सटेंशन है, वो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से नहीं निकाल सकता हूँ। तो ये चीज़ तो है कि पहली बात कि इंफॉर्मेशन ऑन टाइम इज़ एब्सेंट। इंफॉर्मेशन ऑन टाइम इज़ एब्सेंट इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। जब भी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करते हो ना, आप टाइम रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बता नहीं सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको न्यूटन सेकेंड लॉ में जाना पड़ेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ में जाके फिर आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, उसको सॉल्व करने पे आप टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बता सकते हो। ठीक है, तो वो अभी तो नहीं करेंगे, बट इवेंचुअली जब सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किया जाता है तब थोड़ा बहुत वो क्वालिटेटिवली ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, ठीक। दूसरी बात, अभी तक हमने जो भी फोर्सेस देखे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था। और मेनली हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ जब वर्क करते हैं तो जो आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहता है। बट सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, नॉट ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है फ्रिक्शन। ठीक, फ्रिक्शन इज़ नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं होता है। तो फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं होता तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल नहीं लगेगा। तो जो भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो भी है बॉडी का वो कंजर्व नहीं रहता है। इनफैक्ट कंजर्वेटिव नहीं है तो फ्रिक्शन के लिए हम अलग से एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, और तीसरी बात जो कि मैं 2-3 बार पहले भी बता चुका हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पे कितना हो वो हम अपने कन्वीनियंस से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो द ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ आर्बिट्ररी एंड डिफाइंड एज पर आवर कन्वीनियंस। देखा होगा आपने, जैसे स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग को हमने ज़ीरो मान लिया व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, ये स्प्रिंग के लिए था। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम ज़ीरो मान लेते हैं व्हेन हाइट इटसेल्फ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। राइट, जब हाइट ज़ीरो होता है तब हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगा। ठीक है, बट एक्चुअली हमें जो रिलेशंस मिलती है वर्क के साथ, जो भी रिलेशन मिलता है वो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो चीज़ है, वर्क डन एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका एक मतलब है। इस चीज़ को हम एक मैथमेटिकल क्वांटिटी से रिलेट कर रहे हैं, एक हिडन क्वांटिटी से रिलेट कर रहे हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी है उस बॉडी की। एंड जो रिलेशन मिल रहा है वो भी डिफरेंस के टर्म्स में मिल रहा है। एक्चुअल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़ीरो आप हम अपने कन्वीनियंस से डिसाइड करते हैं। ज़ीरो कभी डिफाइन नहीं होता है, वो हम अपने कन्वीनियंस से बताते हैं कि हाँ यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो एग्जांपल क्या है, टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स
auto manufacturers study the collisions of moving cars with mounted springs of different spring constants. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 kilometers per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of constant. अच्छा, स्प्रिंग का कांस्टेंट दे रखा है, एक गाड़ी है वो एक स्पीड से मूव कर रही थी और फिर सर स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू सेम नहीं होता है ना? क्या नहीं होता है मतलब? स्प्रिंग टू स्प्रिंग वैरी करेगा, वो तो हर हाँ, स्प्रिंग के लिए अलग होगा, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो हर एक स्प्रिंग के लिए अलग होगा। एक गिवन स्प्रिंग के लिए कोई एक वैल्यू होगी, किसी और स्प्रिंग के लिए कोई अलग वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गाड़ी एक स्पीड से मूव कर रही थी और फिर ये एक हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग है उससे टकरा गई, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसको एक बॉक्स से विजुअलाइज कर लेते हैं। ये मूव कर रहा था 18 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से 1000 किलोग्राम से। ये जाके एक स्प्रिंग से टकरा गया, ठीक। स्प्रिंग का कांस्टेंट हमें दे रखा है दैट k इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ठीक। हमें निकालना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कितना होगा। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ये चीज़ जाके इससे टकराई, अगर मैं बोलता हूँ कि ये पूरा एक मेरा एक सिस्टम है, जो कार और जो स्प्रिंग है वो सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम है तो इसका मतलब जब ये इससे टकराया, टकराने के बाद ऑब्वियसली ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होके मान लेते हैं ये जो है ये x यूनिट्स कंप्रेस हो गया, ठीक। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए और बी, ए पोजीशन पे इसकी एनर्जी कितनी होगी, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, पूरे सिस्टम की एनर्जी, स्प्रिंग और कार सिस्टम की एनर्जी। तो उसके लिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा। स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो ज़ीरो होगा क्योंकि वो तब तक कंप्रेस नहीं हुआ है, मतलब जस्ट जब टकराया, जस्ट इसने जब इसको इसके साथ स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट हुआ तो इस पॉइंट पे ये कंप्रेस नहीं हुआ होगा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज़ ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी है गाड़ी में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, जो भी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हाफ एम इंटू 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इसको मैं v0 बोल देता हूँ, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक। अब देखो स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस हो रहा है, तो हमने ये देखा था कि जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, तो तब कब मैक्सिमम होगा, जब जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो बी पे काइनेटिक एनर्जी इज़ ज़ीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी ही बचेगी बस इस सिस्टम में। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा दो, एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू एनर्जी एट बी, एनर्जी एट ए, अच्छा जब भी मैं ई बी लिख रहा हूँ ना, मेरा मतलब है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैं सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की ही बात कर रहा हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज। ए पे कितना है, ए पे इट इज़ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के टाइम्स वी नॉट। कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आएगा ये। मास की वैल्यू दे रखी है 1000 और के की वैल्यू दे रखी है 6.25 इंटू 1000, वी की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गए, 1/6.25, 6.25 का स्क्वायर रूट होगा 2.5, राइट। तो ये 1/2.5 इंटू 5, राइट, 1/2 1/2.5 इंटू 5 2, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो ये कंप्रेशन होगा वो 2 मीटर का होगा, ठीक है। क्लियर है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सब क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है
इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो बाय टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5। मतलब अभी हमने इसमें एज्यूम किया गया था कि जो गाड़ी चल रही है वो नॉर्मली चल रही है और उसका जो भी कम उस पर उसके व्हील्स जो है उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। बट अभी हमें बताया गया है कि सपोज़ फ्रिक्शन भी है। अगर फ्रिक्शन भी है तो ऐसे में मैक्सिमम कंप्रेशन हम कैसे निकालेंगे? तो ये बात देखो कि हम इस चीज़ को अब डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो नॉर्मल जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो हम नहीं लगा पाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन हम तभी लगा सकते हैं जब कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रही होती है। अगर सिस्टम में एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया तो फिर हम इस चीज़ को डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एनालाइज करके देखो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इनिशियली जो कार है, ठीक, ये मान लेते हैं ये इनिशियल पोजीशन है जब उसने जस्ट कांटेक्ट किया, ठीक। और फाइनली मान लेते हैं जो कंप्रेशन है, ठीक, मान लेते हैं फाइनली जो भी कंप्रेशन हुआ है दैट इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन जो है वो एक्स है। अभी कार पे फोर्सेस क्या क्या लग रही है? एक फ्रिक्शन तो बाहर की तरफ लग ही रहा है पूरे टाइम, ठीक। और क्योंकि कार मूव कर रहा था इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। काइनेटिक फ्रिक्शन थ्रू आउट लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स होता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्रीज, कॉस ऑफ 180 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा माइनस एफ के इंटू एक्स। एफ के की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू मास ऑफ द कार इंटू जी, ठीक। म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी है तो 0.5 टाइम्स एम जी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू माइनस 0.5 टाइम्स एम जी एक्स, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस एम जी एक्स बाई 2, ठीक। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमने निकाला था, फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हम निकाल सकते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। वो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाला था, ठीक है। अब देखो इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्सेस वर्क कर रही है, एम जी और एन। इनकी वजह से तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स भी वर्क कर रहा है, इन दोनों की वजह से कुछ वर्क हो रहा है इस पर, ठीक। अब अगर हमें इन चीज़ों को रिलेट करना है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तो रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है। बट हमें ये तो पता है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमें पता ही है। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बताता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी वी नॉट थी, बी पे वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरे को पता है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड दैट हैज़ टू बी इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। तो इसका मतलब हाफ इनिशियली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं है, फाइनली काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है। दैट हैज़ टू बी इक्वल टू द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन का वर्क कितना है? माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाई 2। स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना है? इट इज़ माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या आ रहा है? दैट एम जी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर। ये रिलेशन आ रहा है हमारे पास। इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार वैल्यूज़ पुट इन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एम जी एक्स प्लस एम वी नॉट स्क्वायर
सॉरी mgx प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर, और के एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एक्स माइनस एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस एम जी प्लस माइनस माइनस एम जी प्लस माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ पुट इन कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बन रहा है, थोड़ी कैलकुलेशंस होंगी इसमें। m की वैल्यू आपको पता है 1000 है, g की वैल्यू आप 10 ले लेना, और k की वैल्यू गिवन है 6.25 इंटू 10⁻3, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 6250 ले सकते हो, और v नॉट आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड है। ये सब वैल्यूज़ इनपुट करके आप अगर देखोगे तो x की वैल्यू इवेंचुअली 1.35 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फ्रिक्शन था, इस वजह से मैक्सिमम कंप्रेशन कम हो गया। पहले क्या था, फ्रिक्शन नहीं था, तो इसलिए जो कार क्रैश होने के बाद जो स्प्रिंग है वो ज़्यादा कंप्रेस हो रही थी। अभी क्या है, क्योंकि फ्रिक्शन है तो कार का जो भी मूवमेंट है या कार की जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो दो चीज़ों में जा रही है। वो एक तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा ही रही है, बट साथ के साथ फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी वर्क कर रही है। तो थोड़ा सा वो जो ये काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ बीइंग लॉस्ट इन द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वो लॉस एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, हो ये रहा है कि हाँ, इस सरफेस पे जो भी फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा बहुत हीटिंग होगा। हीटिंग की वजह से इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था थोड़ा बहुत हीट में चला जाएगा। इस वजह से अदरवाइज़ तो क्या होता है, जो भी इसका काइनेटिक एनर्जी था इस ब्लॉक का वो पूरी तरह स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता, तो इस वजह से स्प्रिंग का कुछ कंप्रेशन होता। अभी क्या हो रहा है, जो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था थोड़ा हीट में जा रहा है और थोड़ा स्प्रिंग में जा रहा है, इसी वजह से अब स्प्रिंग का कंप्रेशन पहले से कम हो गया। ठीक ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल था उसी चीज़ को अगर मैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस के लिए देखना चाहूँ कि कैसा आएगा, तो या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्टली लगाओ, बोलो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप उस चीज़ को अगर इस टर्म्स में समझना चाहते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन दोनों की वजह से अगर वर्क डन हो रहा है तो उनका और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो उस चीज़ को भी हम थोड़ा जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर जो भी फोर्सेस वर्क कर रही है, कंजर्वेटिव फोर्स भी वर्क कर रहा है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी वर्क कर रहा है, दोनों फोर्सेस वर्क कर रही है। मान लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है, तो वर्क डन टोटल कितना होगा, इट विल बी कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डेल्टा एक्स। नेट वर्क डन तो यही होगा ना, नेट फोर्स कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंड बाय वर्क एनर्जी थ्योरम दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब देखो इससे क्या पता लग रहा है, दैट एफ सी इंटू डेल्टा एक्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बट हमें पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑल्सो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं दैट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम ग्रुप करके कह सकते हैं दिस इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये चीज़ क्या है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर हमारे पास जो मॉडिफाइड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है वो क्या आया, दैट net change in energy, net change in mechanical energy is equal to work done by non-conservative force, और E final minus E initial is equal to work done by non-conservative force। ठीक, ये है आपका मॉडिफाइड
version of conservation of energy principle when you have not only a conservative force but also a non-conservative force operating on an object. ठीक है, ठीक। सर एक बार इससे पहले वाला पेज दिखाइए ना। यहाँ मैंने पूरा कैलकुलेशन किया नहीं है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप इसको पूरा कैलकुलेट करके अगर देखोगे तो ये लगभग इतना आएगा। आप इसी पेज की बात कर रहे हो या इससे पिछले वाले की बात कर रहे हो? नहीं सर ये वाला। ठीक। हाँ सर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यही थे आपके मेन जो वर्क और एनर्जी वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, मेन सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई है। अब हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली ये तो ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कैसा होता है। इफ़ यू हैव अ कंजर्वेटिव फोर्स, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी एग्जैक्टली कंजर्व नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रहा है, और जो चेंज हो रहा है दैट इज़ लॉस्ट इन द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये एग्जैक्टली किस तरीके से लॉस होता है वो हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी को पढ़ के। ठीक है, ये एक जनरल प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। तो कुछ ऐसी ही चीज़ यहाँ पे हो रही है। बेसिकली जब भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाता है तो जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है टू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको फिर हम रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। बट पूरे सिस्टम का अगर हम टोटल एनर्जी देखें ना, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अगर हम कंसिडर करें, वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, तो जैसे कि अब अगर हीट एनर्जी की बात करते हो तो स्पेशली फ्रिक्शन के लिए ये चीज़ ट्रू है। फ्रिक्शन फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एक वर्क एसोसिएटेड होता है फ्रिक्शन के साथ। ठीक है, और जो भी वर्क एसोसिएटेड होता है, अभी हमने देखा था, मैंने अब यही किया था ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये जो डब्ल्यू एस है ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाता है डेल्टा के माइनस माइनस डेल्टा वी। तो ये डेल्टा के प्लस डेल्टा वी, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी का जो चेंज है वो फ्रिक्शन के वर्क दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो भी कम हो रहा है दैट इज़ गेटिंग लॉस्ट इन द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वो लॉस्ट कैसे हो रहा है एग्जैक्टली होता ये है, जब भी फ्रिक्शन होता है दो सरफेसेस के बीच में, तो उन दोनों सरफेसेस के जो इंटरफेस है ना वहाँ पे हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, एंड दैट हीट कैन नॉट बी रिट्रीव्ड बैक इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अगर आप इस चीज़ को क्वांटिटेटिवली देखना चाहते हो तो सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था ऑन अ सरफेस विच हैज़ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि ये एक एक्स डिस्टेंस तक जाता है और फिर रुक जाता है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे जाके इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो ऐसे में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, डेट विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, जो भी फ्रिक्शन फोर्स है एफ इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स इंटू नेगेटिव साइन आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, कॉस 180 डिग्रीज, सो दिस इज माइनस एफ टाइम्स एक्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप लगाते हो तो इससे मेरे को क्या पता लगता है, दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी माइनस एफ टाइम्स एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक, और एक तरीके से आप अगर देखो, जो एम वी नॉट स्क्वायर है बाई 2 है, दैट इज इक्वल टू एफ टाइम्स एक्स। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है कुछ तो वैल्यू थी, इट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड बाय द फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन ने वर्क किया, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चली गई, बट काइनेटिक एनर्जी गई
तो एक्चुअली अगर हम देखें मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में तो हमें लग रहा है कि हाँ मैकेनिकल एनर्जी तो ख़त्म हो गया, फिर तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं हुआ, बट एक्चुअली एनर्जी कंजर्व्ड है। ये जो एनर्जी है इट गेट्स लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पे जो ये इंटरफेस है, इंटरफेस का जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाता है, ठीक। तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना, इट इज़ नॉट एक्चुअली लॉस्ट, इट इज़ ट्रांसफर्ड और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। उस चीज़ की एग्जांपल हम कई जगह देख सकते हैं। जब भी हम ऐसे अपने फिंगर्स को अपने पाम्स को रब करते हैं तो हीट जनरेट होता है, ठीक है। जो हम वर्क कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड, जो हमारे मोशन ऑफ पाम्स है अगेंस्ट ईच अदर, तो उसमें जो भी वर्क हो रहा है दैट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग द हीट एनर्जी, ठीक। सर इस केस में जिसमें हम्म, एक ब्लॉक है, हम्म, जो आप केस अभी बताया ना कि वी नॉट स्पीड हर हम्म, फाइनल स्पीड 0 हो जाता है, हम्म। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी फुल्ली कन्वर्ट नहीं होता है पोटेंशियल में, थोड़ा सा हीट में भी कन्वर्ट होता है। हाँ, जो अभी हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी का सेंस नहीं बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई और कंजर्वेटिव फोर्स तो वर्क कर ही नहीं रही है। ग्रेविटी वर्क कर रहा है बट ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सेम हाइट पे है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ तभी आती है जब कोई पोटेंशियल एनर्जी वर्क कर रहा हो इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा हो, ठीक है। जो ये फ्रिक्शन वाला एग्जांपल हमने देखा ना अभी, यहाँ पे ये चीज़ हो रही थी। जो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है दैट इज़ एक्चुअली गेटिंग लॉस्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है दैट गेट्स लॉस्ट एज हीट एनर्जी, और जो बचा कुछ है काइनेटिक एनर्जी था दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। ठीक है, अच्छा। बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी थोड़ा वैसा ही चलता है, बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के लिए भी सेम ही चीज़ होती है, जैसे कि केमिकल एनर्जी है, ठीक है। केमिकल एनर्जी हो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, इन सब केसेस में भी एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, बट वही है कि हम उस एनर्जी को वापस से हम रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। केमिकल एनर्जी कब आता है? केमिकल एनर्जी तब आता है जब भी एक रिएक्शन हो, ए और बी दो अलग अलग रिएक्टेंट्स में रिएक्शन हो, और ऐसा रिएक्शन हो सच दैट जो ए और बी का जो भी बाइंडिंग एनर्जी है और जो सी के मॉलिक्यूल्स का जो भी बाइंडिंग एनर्जी है वो अलग होता है। तो जो भी ये डिफरेंस होता है ना वो रिलीज़ हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे हीट रिलीज़ होता है, एंडोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक। केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या, इट इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और अगर रिएक्शन के बाद एक कंपाउंड ऐसा बनता है, जनरली स्टेबल रिएक्शन कब होता है, जब भी दो रिएक्टेंट्स से एक ऐसा कंपाउंड बनता है विच इज़ मोर स्टेबल देन आइदर ऑफ दीज, ठीक है। तो ऐसे में ये जो सी है ये रिएक्शन एक फिजिबल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अगर जो टोटल एनर्जी है इन रिएक्टेंट्स का, ए और बी का टोटल एनर्जी अगर हम निकालें और जो सी है कंपाउंड जो बन रहा है टोटल एनर्जी निकाले, इनके टोटल एनर्जीज में अगर डिफरेंस होता है ना तो दैट डिफरेंस गेट्स रिलीज्ड एज एनर्जी, ठीक। तो अगेन ऐसे रिएक्शन में भी आप देख सकते हो कि हाँ उनका अगर खुद के कुछ 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 बाइंडिंग एनर्जीज रहती तो उनको हम वापस से रिट्रीव कर नहीं कर पाते, बट अगर एज अ होल पूरे सिस्टम को अगर हम देखें, पूरे सिस्टम का जो एनर्जी है वो कंजर्व रहता है, ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने देखा है जब भी करंट फ्लो होता है, जब भी मूविंग चार्जेस होती है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या इलेक्ट्रिकल आइटम्स है उन सबको ड्राइव करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। वहाँ पे हमें जनरली दिखता क्या है, जनरली जो दिखता है वो, जैसे कि अगर हम फ़ैन का एग्जांपल कंसिडर करें तो बिहाइंड द सीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क कर रहा है, बट हमें जो दिख रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी दिख रहा है, जो फ़ैन मूव कर रहा है उसका मैकेनिकल एनर्जी दिख रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर मैकेनिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड करती है, ठीक। तो ये भी एक तरीके का मतलब एनर्जी तो कंजर्व रह ही रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। यही इंटर कन्वर्जन हमें मास और एनर्जी में भी दिखता है। तो
जो मास और एनर्जी भी एक तरीके से इक्विवेलेंट होती है। तो वो एग्जैक्टली किस तरह से इक्विवेलेंट होती है, तो और उसका एप्लीकेशन क्या होता है वो हमें न्यूक्लियर एनर्जी में दिखता है कि मास और एनर्जी का एग्जैक्ट इक्विवेलेंस क्या होता है कि अगर कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ मास अगर है ना, और उस मास से जो भी पोटेंशियल एनर्जी हम डिराइव कर सकते हैं, दैट इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन दैट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी। और ये चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स में होता है। ठीक है, तो ये जो डेल्टा एम है ना, इसको मास डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल यही होता है कि जैसे कि अगर आपके पास एक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, तो ये स्पेसिफिकली सन का एग्जांपल है। सन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं उन दोनों दोनों का मास कुछ होता है, एंड वो दोनों जब फ्यूज़ होते हैं तो एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस अगर होते हैं, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस अगर होते हैं वो दोनों कंबाइन होकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है, सच दैट इसका जो अगर आप मास देखो ना, इसका जो मास है ना, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज़ लेस देन द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन न्यूक्लियर। इन दोनों का न्यूक्लियर का जो मास है उससे कम होता है। तो फिर ऐसे में हमें दिख रहा है कि जो ये डिफरेंस है मासेस का, ये जो डिफरेंस है डेल्टा एम, ये जो डिफरेंस है यही चीज़ मास डिफेक्ट है। तो ये जो डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक, तो बेसिकली जब भी मास का लॉस होता है ऐसे किसी भी रिएक्शन में, जैसे हम जो फिशन रिएक्टर्स होते हैं, फिशन रिएक्टर्स में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियाई होता है, वो फिर दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक कर जाता है, बट वो छोटे न्यूक्लियाई का मास ऐसा होता है कि m1 + m2 इज़ लेस देन कैपिटल एम। हैवी न्यूक्लियाई के मास से कम होता है इन दोनों मासेस का सम। तो फिर एक ये जो डेल्टा एम क्रिएट हो गया विच इज़ इक्वल टू m1 + m2 m-m1 + m2, ये जो मास डिफेक्ट क्रिएट हुआ दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये डेल्टा ई है, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी सब्जेक्टिव है, आप एन में देख लेना, जो रेलेवेंट सेक्शन है वो एक बार पढ़ लेना। इस पर सिर्फ एक राइटअप आ सकता है, बट ऐसा इस पर कोई क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, और इन्हीं सब के बेसिस पे आपको एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया जाता है। इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका एक्चुअल में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है, ये बस अब हमारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, just converted from one form to the other. Energy can neither be created nor destroyed, just converted from one form to the other. ठीक, ठीक है, तो एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा,
आपका एनसीईआरटी में एक टेबल भी इसके बाद एक टेबल भी दिया रहेगा जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ फिनोमेना के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो बताया गया है। ठीक है, टेबल में वैल्यूज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स है एनर्जी के जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि किलो कैलोरी और जूल में कन्वर्जन कैसा होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कन्वर्जन कैसा कैसा होता है, अर्ग्स और जूल्स में कन्वर्जन कैसा होता है, वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये दे रखा है जैसे कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए, वो आपको पता है लगभग 10⁻⁻20 जूल्स होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा? तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करते हो? 1 जूल इज इक्वल टू 1.6, मतलब 1 जूल तो नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, तो ये ए पार्ट में जो भी वैल्यू है 10⁻⁻20 जूल्स, ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होंगे? 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली जो भी आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। सेकंड केस में भी आपको जो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है, वो भी सेम चीज़, कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड केस में किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, तो किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको किस चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा? आपको पता है कि 1 किलो कैलोरी कितने जूल्स होता है, तो जूल्स को फिर आपको वैसे कन्वर्ट करना होगा। वैसे आपको क्या पता है? 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल्स, समथिंग इतना होता है। इसको यूज़ करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में बस पावर और कोलिशंस का सेक्शन बचता है। तो अच्छा, शाम को एक सेकेंड,